हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आज हम इस प्रारंभ सीरीज के कारवा को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं बच्चों इस प्रारंभ सीरीज की, तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का मजा ले सके और साथ के साथ अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग कर सके। और वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बेटा, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। कोई भी डाउट हो अगर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भी हमसे जाके जुड़ सकते हैं। अभी आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11th बिजनेस स्टडीज प्रारंभ सीरीज से नाम से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जाके अपने चैप्टर नंबर 1 को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और उसके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए बेटा, अब हम आगे देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। जैसे कि आपको याद है कि हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी कि कौन कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और आपकी कंपनी। लेक्चर नंबर 2 में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को पूरी तरीके से समझा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लेक्चर नंबर 3 में हमने पार्टनरशिप फॉर्म को पढ़ा था कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके बिजनेस को रन करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, जिसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस इंप्लीमेंट होते हैं। उसके हमने फीचर्स पढ़े, उसके हमने एडवांटेजेस पढ़े और उसके डिसएडवांटेजेस पढ़े। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स बताई थी कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या होती है, जिसमें हमने ड्यूरेशन के आधार पर और लायबिलिटी के आधार पर समझने की कोशिश करी थी। ड्यूरेशन में हमने पढ़ा था बेटा पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, और लायबिलिटी में हमने पढ़ा था जनरल पार्टनरशिप और अपने क्या पढ़ा था हमने, लिमिटेड पार्टनरशिप। क्लियर है बेटा, ये चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने पार्टनरशिप डीड को भी समझा था कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म पार्टनरशिप डीड, जिसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशंस और एग्रीमेंट के बारे में बातचीत करी थी। ये पार्टनरशिप फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और लंबा चलेगा बेटा, इसको अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी हमें ये भी समझना है कि कोई माइनर पार्टनर बन सकता है क्या, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से तरीके के पार्टनर्स होते हैं, ये अभी हमें समझना बाकी है, जिसे हम आज की इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों, तो आज हम समझेंगे बेटा माइनर एज अ पार्टनर। क्या हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं क्या? माइनर कौन होता है बेटा? सबसे पहला आप ये समझिए, माइनर वो होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम की होती है। जैसे आप सभी बच्चे क्या है बेटा, अभी माइनर है। माइनर हर वो बच्चा होता है, हर वो होता है बेटा जिसकी उम्र 18 साल से कम की होती है। माइनर हम उसे कहते हैं जिसकी एज बिलो 18 ईयर्स होती है। आप सभी अभी बच्चे जो क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं वो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज है, यानी कि वो माइनर है अभी गवर्नमेंट की नजर में, प्रशासन की नजर में। 18 साल से जब आप ऊपर के हो जाते हैं तो आप मेजर वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। माइनर आप लोगों को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आपको इस चीज की मैच्योरिटी या इस चीज की आपको समझ नहीं है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, उसे हम माइनर कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जिनकी उम्र, जिनकी एज 18 साल से कम की होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, माइनर कहते हैं। क्लियर बेटा, अब हमें इसमें समझना है क्या कोई माइनर एक पार्टनर बन सकता है क्या? तो देखिए बेटा, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले समझो कि पार्टनरशिप जो होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, या पार्टनरशिप जो होती है वो एक एग्रीमेंट होता है या नहीं होता है बेटा? जैसा कि हमने बात करी थी कि पार्टनरशिप या तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक एग्रीमेंट होता है, क्योंकि पार्टनरशिप करने से पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा, कौन सा पार्टनर कितने प्रॉफिट लेगा और कौन सा पार्टनर कितना रिस्क उठाने वाला है। ये सारी की सारी चीजें उस एग्रीमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती है पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने से पहले। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक प्रोविजन बना हुआ है बेटा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैं किसके बात कर रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बातचीत करें बेटा, तो एक माइनर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पे समझनी, याद रखना बेटा। हम क्या बात कर रहे हैं, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एग्रीमेंट से स्टार्ट होती है।
और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कोई भी माइनर जो है बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अभी प्रशासन की या गवर्नमेंट की नजर में एक तरीके से इनकॉम्पिटेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है बेटा? इनकॉम्पिटेंट पर्सन है। लेकिन आपको यहां पे ये बात ध्यान रखनी है कि माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एंट्री दी जा सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट माइनर कैन बी एडमिटेड, क्या बात हम कर रहे हैं? बट माइनर कैन बी एडमिटेड। अब समझना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है बेटा? एक तरीके से इनकॉम्पिटेंट है। लेकिन माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली, बट माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली। उसको बेनिफिट पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से माइनर को हम क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री दे सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट होना चाहिए। यानी कि अगर मान के चले कि एक पार्टनरशिप के अंदर 5 अगर पार्टनर्स हैं जिसके अंदर एक माइनर है, तो उन सभी 4 पार्टनर्स की क्या हमें चाहिए होगी बेटा? कंसेंट चाहिए होगी। जब सभी चारों के चारों पार्टनर्स परमिशन देंगे, म्यूचुअल कंसेंट देंगे, हाँ बोलेंगे, तब जाके आप उस माइनर को एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री दे सकते हो। लेकिन याद रखना, फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली। तो एग्जाम में सवाल बने, क्या माइनर एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है? तो यस, बट माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली। और यह बात ध्यान रखना है कि सभी पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से हम उसे क्या कर सकते हैं बेटा? पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंट्री दे सकते हैं, उसकी एंट्री हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता ड्यू टू दी इनकॉम्पिटेंट ऑफ द माइनर। वो माइनर जो है इनकॉम्पिटेंट रहेगा। लेकिन माइनर को सभी पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट को ध्यान में रखते हुए और माइनर को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स पहुंचाने के ऑब्जेक्टिव से माइनर को पार्टनरशिप फर्म में एंट्री दी जा सकती है। लेकिन उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर माइनर को आप एक पार्टनर बना रहे हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उस पार्टनर को बनाते वक्त आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है? टर्म्स एंड कंडीशंस ये होती है बेटा कि जो माइनर है, जो एज ए पार्टनर बन के आया है, उसकी जो लायबिलिटी होगी बेटा वो लिमिटेड होगी। उसकी लायबिलिटी क्या होगी बेटा? वो लिमिटेड होगी। क्योंकि उसको एंट्री क्यों दी गई है? उसको एंट्री दी गई है बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए। तो यहां पे जो हम माइनर को एज ए पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज ए पार्टनर एंट्री दे रहे हैं, उसकी जो लायबिलिटी होगी बेटा, वो लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब यहां पे क्या है? मतलब एज अ माइनर जिसने भी जितना पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी उसके ऊपर आने वाली है। फॉर एग्जांपल 5 जने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को ओपन करते हैं जिसमें से एक माइनर है। अब माइनर ने जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर 10,000 का कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ उस 10,000 रुपए तक की ही है। मतलब अगर मान के चलिए कि उस पार्टनरशिप फर्म को लोन रीपे करना है और अगर वो फेल हो गया है, तो वो जो माइनर है वो अपने पर्सनल एसेट सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। तो सर उससे कितना पैसा लिया जा सकता है? उससे सिर्फ उतना ही पैसा लिया जा सकता है जितना कि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। मान के चलिए एक माइनर ने एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 10,000 रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूट करी थी, तो सिर्फ उतनी ही उसकी लायबिलिटी है। अगर किसी कंडीशन की वजह से पार्टनरशिप फर्म को लोन रीपे करना होगा, तो इस माइनर से सिर्फ वो 10,000 रुपए अमाउंट ही एज अ लायबिलिटी रिकवर किया जाएगा। बाकी जितने भी पार्टनर्स है बेटा जो मेजर हैं, उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जनरल पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड का मतलब उन्हें अपना लोन रीपे करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है। लेकिन माइनर को अपने पर्सनल एसेट सेल्स करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है। जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, लेट सपोज 10,000 या 20,000, सिर्फ उतनी ही उससे लायबिलिटी रिकवर करी जा सकती है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा, जो माइनर को हम पार्टनर बना के लेके आए हैं बेटा, वो उसकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड ही होती है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी पार्टनर्स की क्या होती है? लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बिकॉज हम माइनर को पार्टनरशिप में इसलिए लेके आए ताकि उसको क्या पहुंच सके? बेनिफिट्स पहुंच सके। यानी कि प्रॉफिट तो पूरा कमाएगा, लेकिन लायबिलिटी उसकी क्या होगी बेटा? लिमिटेड होगी। साथ के साथ और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है बेटा? वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे बेटा, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, बिकॉज वो अभी माइनर है। माइनर का मतलब क्या होता है? अभी गवर्नमेंट की नजर में ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर पाए।
क्योंकि माइनर अभी 18 साल से कम के होते हैं और 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं वो अभी इतना मैच्योर नहीं है कि उनको पता हो उनके लिए सही क्या है गलत क्या है। इसलिए मैनेजमेंट के डिसीजंस के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते बेटा, ये बात ध्यान रखना है आपको, कौन नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, माइनर। अब सवाल ये निकल के आता है कि मान के चलिए कोई एक बच्चा 16 साल की उम्र में पार्टनर बन जाता है और 2 साल 3 साल 2 साल तक पार्टनरशिप चलती है और 2 साल बाद तो वो क्या हो गया, अब 18 से ऊपर का हो गया। तो 18 से ऊपर होने के बाद सर अब क्या प्रोविजन रहेगा, तो याद रखना, मान के चलिए कि किसी बच्चे ने 16 साल की उम्र में कोई पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया और अब वो 18 का हो गया है बेटा, माइनर जो है वो ज्वाइन करने के बाद 18 का हो गया है, तो याद रखना वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे कि वो उसी फर्म के अंदर पार्टनरशिप को कंटिन्यू करे तो कर सकता है, अगर वो चाहे नहीं करनी है उसे पार्टनरशिप कंटिन्यू तो वो चाहे तो नहीं कर सकता है। लेकिन याद रखना अगर वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करता है तो अब की बार जो वो पार्टनर बनेगा वो फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा। फुल फ्लेज पार्टनर का मतलब ये है अब उसकी लायबिलिटी भी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि वो अब 18 साल से ऊपर का हो चुका है, अब वो मेजर पर्सन हो चुका है। तो 18 साल होने के बाद अगर वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार तो याद रखना वो फुल फ्लेज पार्टनर बन जाएगा, यानी कि अब उसकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटा, अनलिमिटेड हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। और उसे पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस बात का नोटिस उसे 6 महीने के अंदर अंदर अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को देना होगा। मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स को उसे 18 साल के होने के, मान के चलिए कि एक पार्टनर जो है या एक माइनर जो है 18 साल के होने के साथ ही 18 साल से लेकर 6 महीने तक होने तक उसको ये नोटिस अपने पार्टनर्स को देना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। सवाल ये निकल के आता है कि सर अगर वो 6 महीने में नहीं दे पाया नोटिस या अगर वो भूल गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसकी भूल को यस में समझेंगे और पार्टनरशिप क्या रहेगी बेटा, कंटिन्यू रहेगी। ये आपको यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि अगर कोई माइनर 16 साल की उम्र में पार्टनर बनता है और 2 साल बाद वो मेजर हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म में उसे रहना है या नहीं रहना है वो उसके विल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर उसे पार्टनरशिप पे रहना है तो 18 साल के होने से लेकर 6 महीने तक उसे नोटिस अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को देना पड़ेगा कि हाँ मैं इस पार्टनरशिप पे कंटिन्यू करूंगा या नहीं करूंगा। अगर वो किसी रीजन की वजह से वो नोटिस सर्व नहीं कर पाता है या भूल जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स उसके आंसर को यस डीम करेंगे, एज्यूम करेंगे कि उसने यस कहा है और वो पार्टनरशिप क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अब जो वो माइनर है वो मेजर में कन्वर्ट हो चुका है और अब उसकी लायबिलिटी कैसी हो चुकी होगी बेटा, अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी हो चुकी होगी। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा बात आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा बेटा, माइनर एज अ पार्टनर। तो याद रखना बेटा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पार्टनर्स की बेनिफिट्स के ध्यान में रखते हुए माइनर को एज ए पार्टनर बनाया जा सकता है। ये बात आपको याद रह जाएगी बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर बेटा, चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कि कौन कौन से तरीके के पार्टनर्स होते हैं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स मीनिंग, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और लायबिलिटी। बेटा समझ में दिख नहीं रहा हो तो क्वालिटी पढ़ा लेना बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहला पार्टनर जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे एक्टिव पार्टनर। कौन सा पार्टनर पढ़ेंगे बेटा, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है। बेटा एक्टिव पार्टनर वो होता है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज को रन करता है या परफॉर्म करता है। ये बात ध्यान रखना बेटा, क्या बात कर रहा हूं, डेली बेसिस पर जो एक्टिविटीज होती है पार्टनरशिप के अंदर उसे रन करने का जो काम होता है
ये डेली टास्क को परफॉर्म करने का जो काम होता है वो किसका होता है बेटा, एक्टिव पार्टनर का होता है। डे टू डे बेसिस पर जो एक्टिविटीज रन करी जाएगी या जो टास्क किए जाएंगे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उसे परफॉर्म करने वाला व्यक्ति कौन होता है बेटा, एक्टिव पार्टनर होता है। क्या ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लेके आता है, तो बिल्कुल लेके आता है। क्या ये मैनेजमेंट के या कोई भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल करता है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर रहता है, बिल्कुल रहता है। और इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जनरल पार्टनरशिप पे लाइबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। एक्टिव पार्टनर वो होता है बेटा जो डेली बेसिस की जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसे रन करता है, मैनेजमेंट डिसीजंस में ये पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये करता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर रहता है और इसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है बेटा, अनलिमिटेड रहती है। दूसरा पार्टनर होता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर होता है बेटा, स्लीपिंग। स्लीपिंग को हम डोरमेट पार्टनर भी कहते हैं, ठीक है। स्लीपिंग पार्टनर को हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब ऐसा नहीं है कि ये सो रहा है, स्लीपिंग पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। ये वो पार्टनर होता है बेटा जो डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना। स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर को हम क्या कहते हैं बेटा, ये डेली बेसिस की जो एक्टिविटीज होती है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के डिसीजंस लेने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन हाँ बिजनेस को रन करने के लिए क्या करता है, कैपिटल लेके आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर रहता है और इसकी लाइबिलिटी भी कैसी रहती है बेटा, अनलिमिटेड रहती है, ठीक है। नॉट टेक पार्ट इन डेली एक्टिविटीज, नॉट टेक पार्ट इन एक्टिविटीज या टास्क, ठीक है। ये कोई भी बिजनेस के टास्क में, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के टास्क में पार्टिसिपेट नहीं करता है। हम ये शॉर्ट पे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के डिसीजंस में से कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये लेके आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर होता है और इसकी लाइबिलिटी भी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। क्लियर है बेटा। तीसरा होता है हमारा पार्टनर कौन सा, सीक्रेट पार्टनर। कौन सा होता है बेटा हमारा, सीक्रेट पार्टनर। कौन सा होता है बेटा हमारा तीसरा पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर। अब ये सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, क्या ये लोगों के सामने नहीं आता है क्या, बिल्कुल बेटा। ये बात ध्यान रखना, ये एक ऐसा पार्टनर होता है जिसके बारे में पब्लिकली लोगों को पता नहीं होता है कि ऐसा भी कोई पार्टनर है। मतलब पब्लिक इसके बारे में नहीं जानती है कि ऐसा भी कोई पार्टनर कंपनी के अंदर एज अ पार्टनर वर्क कर रहा है। पब्लिक को आइडिया नहीं होता है कि कोई ये सीक्रेट पार्टनर है जो इस पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। हालांकि कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये करता है, मैनेजमेंट के डिसीजंस में भी इसका पार्टिसिपेशन रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और लायबिलिटी इसकी भी कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। लेकिन इसका मतलब क्या है बेटा कि पब्लिक को ये पता नहीं होता है कि ऐसा भी कोई पार्टनर है, उसे हम कौन सा पार्टनर कहते हैं, सीक्रेट पार्टनर उसे हम कहते हैं। फिर आते हैं हमारे एक और पार्टनर बेटा जिसका नाम है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब क्या होता है, इसने सिर्फ नाम दिया है अपना। भाई ये वो बंदे होते हैं बेटा जिनका बहुत नाम होता है सोसाइटी के अंदर, और अगर इनका नाम किसी पार्टनरशिप फर्म को मिल जाए तो उस बिजनेस की सेल अपने आप बढ़ जाती है। तो नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है बेटा जो सिर्फ अपना नाम देता है किसी पार्टनरशिप फर्म को, अपना नाम इस्तेमाल करने की क्या करता है बेटा, ये जिम्मेदारी देता है। ये नाम देता है बेटा, इसके नाम में इतना मजबूत दम होता है कि अगर इसका नाम एज ए पार्टनर लोगों के सामने चला जाएगा तो बिजनेस अपने आप क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। कैपिटल में से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, मैनेजमेंट में से कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ही शेयर करता है। बस ये अपना क्या देता है बेटा, नाम देता है। अब जाहिर सी बात है इसने अपना एज ए पार्टनर नाम दिया है, और अगर कंपनी फेल होती है तो कल से इसका नाम भी खराब होगा और कंपनी का भी नाम खराब होगा। तो यहां पे नॉमिनल पार्टनर ने भले ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करी हो, लेकिन यहां पर इसकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि इसका नाम ही बहुत बड़ा होता है। अगर किसी रीजन की वजह से पार्टनरशिप फर्म फेल होती है तो इसका नाम भी क्या होगा, खराब होगा ही होगा। क्लियर है बेटा। तो भले ये कंट्रीब्यूट कहीं पे नहीं करता है, ना ही मैनेजर ने पार्टिसिपेट करता है, ना ही पीएनएल शेयर करता है, लेकिन लायबिलिटी इसकी कैसी होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। दो तरीके की और पार्टनर्स होते हैं बेटा, एक होता है पार्टनर बाय एस्टोपल और एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इसमें बच्चों को अधिकतर दिक्कत रहती है, लेकिन उस दिक्कत को कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएगा। अभी जो हमने ये फटाफट से एक चार्ट पढ़ा है बेटा, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक्टिव पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर क्या है, सीक्रेट पार्टनर क्या है, नॉमिनल पार्टनर क्या है, पार्टनर बाय एस्टोपल क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है। अभी दो तरीके के और पार्टनर्स बच रहे हैं जिसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे, जिसके बीच में बच्चों को अधिकतर कंफ्यूजन रहती है। आज जो हमने पढ़ा वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है कि माइनर एज अ पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, कितने तरीके के पार्टनर्स होते हैं, जिसमें हमने एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर को समझने की कोशिश करी है। एक और पार्टनर होते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल, और एक और होते हैं बेटा हमारे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। उसे हम फर्दर लेक्चर्स में आगे डिस्कस करने वाले हैं।
आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस लेक्चर से रिलेटेड बेटा, तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।